simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple Tutorial. बच्चों हम लोग आज People as Resource चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग इस लेसन को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो ये मेरा सजेशन होगा कि आप पहले इसके वीडियो देख लें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर में दरअसल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फोर्थ फैक्टर ह्यूमन कैपिटल पर ही बात होगी। हमने अब तक क्या पढ़ा कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वे क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आज हम लोग चौथे फैक्टर यानी ह्यूमन कैपिटल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि हमें लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ कर उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए नॉलेज और एंटरप्राइज की ज़रूरत पड़ती है, और यही तो ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन सब फैक्टर्स में विच फैक्टर वुड यू कंसिडर द बेस्ट? तो निश्चित रूप से ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज it is the human capital that makes best use of the land and capital. Land and capital cannot become useful of its own. Land और capital खुद कुछ नहीं कर सकते। Human resource ही इनका बेहतर उपयोग कर कुछ प्रोड्यूस करता है। अब जरा इस लेसन के नाम पर गौर कीजिए, People as resource। तो जब हम people को resource कह रहे हैं तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? दरअसल हमारे जो वर्किंग पीपल हैं उनमें जो प्रोडक्टिव स्किल है और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, क्षमता है, यह उसी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। समझ गए? पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ये जो वर्किंग पीपल का प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है ना, ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। बच्चों, हमारे देश में एक धारणा थी क्या, कुछ तो अब भी मानते हैं कि इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है, न कि एसेट। क्योंकि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स गिनाने लग जाते हैं। उनके लिए खाना कहाँ से लाएंगे, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, फिर इतने जॉब्स कहाँ से लाएंगे, है ना। पर बच्चों, इस पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव साइड भी है जिसकी प्रायः हम लोग अनदेखी कर देते हैं। क्या अनदेखी कर देते हैं? यही कि जब हम इसी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेटेड और हेल्दी बनाकर और ज़्यादा डेवलप कर देते हैं तो यही पॉपुलेशन हमारे देश की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा देता है। Thus, our population becomes human capital when investment is made in the form of education, training and medical care. And when it becomes human capital, it yields a return just like physical capital. और जब ये ह्यूमन कैपिटल तैयार हो जाता है तो यह वैसा ही रिटर्न देने लगता है जैसा रिटर्न फिजिकल कैपिटल देता है। कैसे देने लगता है? तो आप अपने अगल बगल खुद देख लीजिए। जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जो किसी काम के लिए ट्रेंड होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनकी आमदनी भी ज़्यादा होती है। यही बात उनके लिए भी लागू होती है जो लोग हेल्दी होते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि लोगों को ज़्यादा आमदनी होने लगी, बल्कि इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी इसका फ़ायदा होता है जब शिक्षित और स्वस्थ लोगों का लाभ उन लोगों तक पहुँचता है जो एजुकेटेड नहीं है या जिन्हें हेल्थ केयर ना मिली हो। हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का, दूसरा IT रिवॉल्यूशन का। बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस बात का प्रूफ है कि किस तरह बेहतर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नॉलेज के इस्तेमाल ने हमारे लैंड रिसोर्सेज के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। हमने HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स को जाना, सीखा और अपनाया
तभी तो अच्छा रिजल्ट आया। इसी तरह आईटी रिवॉल्यूशन भी ह्यूमन कैपिटल के इम्पोर्टेंस को बताता है कि किस तरह ह्यूमन कैपिटल ने फिजिकल मशीन्स या प्लांट की अपेक्षा एक हायर स्टेटस एक्वायर कर लिया। तो इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एक एसेट है, न कि लायबिलिटी। चलिए अब देखते हैं कि लोग कैसे अधिक प्रोडक्टिव रिसोर्स बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शकल और विलास की कहानी। दोनों दोस्त हैं और एक ही गांव सीमापुर में रहते हैं। पहले देखते हैं शकल की कहानी। शकल एक 12 साल का बच्चा है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। शकल घर के काम में अपनी माँ की मदद किया करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और छोटी बहन सीतू की भी देखभाल किया करता था। उसके एक चाचा थे श्याम। वे थे तो मैट्रिक पास, पर घर में बेकार बैठे थे क्योंकि कोई जॉब नहीं था। ठीक है। शकल के माता पिता चाहते थे कि शकल पढ़े लिखे, इसीलिए वे उसे गांव के स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि शकल को ह्यूमन कैपिटल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है ना। एक दिन वो हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर लेता है। उसके पिता चाहते थे कि शकल पढ़ाई जारी रखे, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर में शकल को एक वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए लोन लिया, मतलब कर्ज लिया। शकल को शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, सो उसने पूरे लगन से पढ़ाई की और उसने कोर्स को पूरा किया। कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में जॉब लग जाती है। वहाँ उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस फर्म की बिक्री बढ़ गई। इसी से खुश होकर उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया। अब थोड़ा विलास की कहानी जान लेते हैं, फिर दोनों केस को कंपेयर करेंगे। ठीक है। विलास 11 साल का है। उसके पिता महेश एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे। जब विलास 2 साल का था तभी वे गुजर गए, इसीलिए परिवार चलाने के लिए उसकी माँ गीता मछली बेचने का काम करने लगी। वहीं जमींदार के तालाब से मछली खरीदती थी और पास की मंडी में बेच दिया करती थी। इस तरह उसकी माँ दिन में 150 रुपये तक कमा लेती थी। इधर विलास आर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। आर्थराइटिस गठिया भी कहते हैं। अब माँ के पास इतने पैसे तो है नहीं कि किसी डॉक्टर को दिखाती। इधर विलास को न पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था और न ही वो कोई स्कूल जाना चाहता था। तो फिर घर बैठे बैठे क्या करता? वो अपनी माँ को खाना पकाने में मदद करता था और छोटे भाई मोहन की देखभाल भी कर देता था। कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ जाती है, जिसे न कोई देखने वाला था न कोई मदद करने वाला। तो मजबूरन विलास को काम करने जाना पड़ जाता है। वो भी गांव में मछली बेचने लगता है। कमाई वैसी ही जैसे उसकी माँ की होती थी, थोड़ी सी। तो ये है आपके सामने एक ही गांव के 2 बच्चों की कहानी। अब दोनों केस में जो डिफरेंस है उस पर गौर करिए। फर्स्ट, शकल वेंट टू स्कूल, विलास डिड नॉट गो टू स्कूल। शकल स्कूल जाता था, विलास स्कूल नहीं जाता था। सेकेंडली, शकल इज हेल्दी, शकल स्वस्थ है। ही डिड नॉट नीड टू विजिट द डॉक्टर। ऑन द अदर हैंड, विलास is suffering from arthritis. He must visit a doctor, but he lacks the means to visit the doctor. Third, Sakal is educated. He is matric pass, isn't it? He has undergone a computer course. He is skilled too. That is why he got the job. He had a good income. On the other hand, Vilas is illiterate. He is unskilled. Therefore, he continues with the same work as his mother. His income is meager. अब इन केसेस को एनालाइज कीजिए। इतने सालों के एजुकेशन से शकल को क्या मिला, उसे क्या फ़ायदा हुआ? इससे उसकी लेबर की क्वालिटी बढ़ी। इट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तभी तो वो आज ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। विलास को न एजुकेशन मिली न हेल्थ केयर। नतीजा ये हुआ कि अपनी माँ की तरह मछली ही बेच रहा है और आमदनी भी ऐसी कि किसी तरह गुजारा कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड हेल्थ केयर
कैन गिव हाई रिटर्न इन फ्यूचर। शकल को हाई रिटर्न मिल रहा है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न एक ही है कि फ्यूचर में वो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इसी तरह यदि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करेंगे तो वे भी इसी तरह से हाई रिटर्न्स देगा। आपके पेरेंट्स आपको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, आपके हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इसका अच्छा रिटर्न आपको अच्छी अर्निंग्स के रूप में मिलेगा और फिर आप इस सोसाइटी को भी बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, एक विशियस साइकिल और दूसरा वर्चुअस साइकिल। आप देखेंगे कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, वे अपने बच्चों के एजुकेशन पर अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को अनुभव किया हुआ होता है। वे एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसके अलावे वे बच्चों के प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन के प्रति भी सचेत होते हैं। इस तरह वे अपने बच्चों के स्कूल एजुकेशन और गुड हेल्थ की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। इससे एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। साइकिल तो आप समझते हैं ना, चक्र। तो वर्चुअस साइकिल का मतलब अच्छा चक्र बन जाता है। एक पढ़े लिखे माँ बाप जो एजुकेशन और हेल्थ का महत्व समझते हैं, वे अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे अच्छा रिटर्न मिलता है। फिर जब वे बच्चे बड़े होते हैं तो वे भी अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक साइकिल बन गया ना। कैसा साइकिल? वर्चुअस साइकिल, अच्छा साइकिल। और ठीक इसके ऑपोजिट वैसे माँ बाप जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें खुद हेल्थ केयर ना मिली हो, वे एजुकेशन और हेल्थ केयर के महत्व को नहीं समझते हैं और जिस डिसएडवांटेजियस स्टेट में खुद होते हैं वैसे ही स्टेट में अपने बच्चों को भी रख देते हैं। इससे क्या होता है? ए विशियस साइकिल इज क्रिएटेड, मतलब एक खराब साइकिल क्रिएट हो जाता है। इसे आप दुष्चक्र भी कह सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस एंड वर्चुअस साइकिल। आपने जापान का नाम तो सुना ही होगा। यह इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड कंट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यह तबाह ही हो गया था। इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स के भंडार भी नहीं है। वे इन रिसोर्स को दूसरे देशों से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो फिर जापान इतना डेवलप्ड और रिच कैसे? इसका जवाब है दे हैव इन्वेस्टेड इन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को जैसे कि लैंड और कैपिटल का बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ किया है। इन लोगों ने जो एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसी से ये रिच बने, डेवलप्ड बने। लेट अस नाउ सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन। अभी अभी हमने देखा कि विलास मछली बेचता था और शकल एक फर्म में काम करता था। यदि आप भी अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि प्रायः सभी लोग किसी न किसी एक्टिविटी में लिप्त हैं। इनमें कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो कोई सर्विस। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो इस रोगी का इलाज कर रहा है, कोई टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, कोई किसान है तो वो हमारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम करता है वो हमारे लिए कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई रेडी में फल बेच रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमने एक क्राइटेरिया लिया और उसके बेसिस पर इन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर दिया। क्राइटेरिया क्या लिया? नेचर ऑफ एक्टिविटी। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग आदि आदि एक्टिविटीज़ आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के फॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए चेंज कर कुछ और बनाते हैं तो ऐसे एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। इसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जैसे शुगर केन की खेती तो
प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, पर जब उसी शुगर केन से हम गुड़ या चीनी बनाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर के तहत आता है। इसी तरह कॉटन मतलब कपास, ये तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, पर जब उससे धागे बनाते हैं और फिर कपड़े बनाते हैं तो ये काम सेकेंडरी सेक्टर के तहत आता है। उसी तरह हम मिट्टी से ईंटें बनाते हैं तो ये भी सेकेंडरी सेक्टर के तहत ही आएगा। ओके, अब हम टर्शरी सेक्टर समझते हैं। ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है। यह खुद कोई गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस में सहयोग करता है, मदद करता है। इट एड्स एंड सपोर्ट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि खेत में सब्जी प्रोड्यूस हुआ और उसे मंडी ले जाकर बेचना है, तो मंडी ले जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना। फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस होता है तो स्टेशन, पोर्ट या गोडाउन ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में। किसी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मान लो पैसे की ज़रूरत है, तो उसे लोन लेने के लिए बैंक की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली ये जो सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। देखिए बुक में इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ दिए हैं: ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये सभी सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और नेशनल इनकम में योगदान देते हैं। दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ऐसे सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs it, that is activity performed for pay or profit। मतलब इसमें आप जो काम करते हैं वो तनख्वाह के लिए करते हैं या लाभ के लिए। इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, यानी कि सरकारी सेवा। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हुई? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के उपभोग के लिए कर रहे हैं, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक माँ अपने बच्चे को घर में पढ़ा रही है, तो क्या वो ऐसा पैसे के लिए कर रही है? नहीं ना। बच्चों, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, तो एक टेबल बना करके इन बातों को लिख दीजिए। बच्चों, क्या आपने कभी डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में सुना है? हमारे समाज में या हमारी फैमिली में हिस्टोरिकली या कल्चरल रीजन से मेन और विमेन के बीच डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन यानी कि काम का बंटवारा होता है, जिसमें महिलाएं घर का कामकाज देखती हैं और पुरुष घर के बाहर का। आपने देखा ना, शकल की माँ घर का काम करती थी, खाना पकाती थी, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब करती थी। और शकल के पिता खेत में काम करते थे, उपज को बाजार में बेचते थे, घर के लिए पैसा कमाते थे। क्या शकल की माँ को इसके लिए पैसे मिलते थे? कोई सैलरी मिलती थी? नहीं। वीमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। इसीलिए इनके द्वारा दी जा रही सेवा की गिनती नेशनल इनकम में नहीं की जाती है। The household work done by women is not recognized in the national income। वहीं विलास की माँ जब मंडी जाकर मछली बेचती है तो उसके पैसे मिलते हैं, है ना। मतलब ये कि महिलाओं को उनके काम का दाम तभी मिलता है जब वे लेबर मार्केट में उतरती हैं। पर उनकी आमदनी किस बात से निर्धारित की जाती है? उनके एजुकेशन और स्किल से। बच्चों, education and skills are the major determinants of the earnings of any individual in the market। यदि आप एजुकेटेड हैं तो आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर देम। लेकिन अधिकांश महिलाओं के पास एजुकेशन एंड स्किल कम होता है।
इसीलिए पुरुष की तुलना में उनको पैसे भी कम मिलते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती मिलेंगी, जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जहां लीगल प्रोटेक्शन का अभाव होता है, जहां काम रेगुलर नहीं होता, मतलब आज है कल का पता नहीं, जहां पैसे भी कम मिलते हैं, जहां मैटरनिटी लीव जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है। बच्चों, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स हैं। वहीं यदि वे एजुकेटेड हैं, उनके पास स्किल है, तो उन्हें भी पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। चलिए अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। मतलब कि जिन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर हम अपने पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना रहे थे, उन्हीं चीज़ों पर हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी भी निर्भर करती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं लिटरेसी रेट। क्या आप जानते हैं कि हम लिटरेट किसे कहते हैं? A person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is considered a literate। मतलब यदि आप पढ़ सकते हैं पर लिख नहीं सकते तो आप लिटरेट नहीं माने जाएंगे। और लिटरेसी रेट, इट इज द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप 7 years and above divided by the total population of the same age group multiplied by 100, because literacy rate is normally expressed in percentage। तो लिटरेसी रेट का तो सीधा संबंध किससे हुआ है? एजुकेशन से। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। मतलब यह इस बात को बताता है कि एक पर्सन या ग्रुप कितने एवरेज ईयर्स तक जीवित रहेगा। तो इससे आपके देश के पॉपुलेशन के ओवरऑल हेल्थ का पता चलता है। तीसरा है स्किल फॉर्मेशन, जिसकी आजकल खूब बात हो रही है। बच्चों, हमारे देश में काम करने के लिए यूथ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयर हैं ना, वे स्किल्ड मैन पावर की कमी से जूझ रहे हैं। इसका कारण यह है, किसी काम को करने के लिए जो खास ट्रेनिंग या कॉम्पिटेंसी चाहिए, लोगों में उसकी कमी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत कॉलेज से यूथ जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं और रोजगार के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, उसमें काफ़ी अंतर है, मिसमैच है। इसीलिए गवर्नमेंट इस ओर अब ध्यान देने लगी है। तो बच्चों, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन बातों पर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। और यही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन फिर देश की ग्रोथ रेट तय करती है। ठीक है, इसीलिए लिटरेसी एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन को किसी भी इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी माना जाता है और लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन को एसेट। लेट अस नाउ कम टू एजुकेशन। चलिए फिर से शकल की ही बात करते हैं। शकल के इनिशियल ईयर्स में एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया गया ना, तो फिर उसका फल क्या मिला? बाद में एक अच्छे जॉब के रूप में वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। तो आप ये मानेंगे, इस तरह शकल के ग्रोथ में एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इनपुट रहा। इट ओपन न्यू हॉराइजन फॉर हिम। एजुकेशन है ना बच्चों, लोगों के दिमाग को खोल देती है और उसे दुनिया से परिचित कराती है। हम और एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। लोग पहले कुछ सोचते हैं, पर बाद में होता है ना कि हम ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, उन्हें अपना पोटेंशियल समझ में आने लगता है। तो इसी तरह एजुकेशन सोसाइटी के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, नेशनल इनकम बढ़ाने में मदद करता है और गवर्नेंस की एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। चलिए देखते हैं सरकार ने लोगों को शिक्षित बनाने के लिए क्या क्या काम किए हैं। There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब जो हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर हो, मतलब एजुकेशन सर्वसुलभ हो, फिजिकली या फाइनेंशियली, मतलब स्कूल पास ही हो, गांव या शहर में
दूरी कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंशियली मतलब आपके पास पैसा ना हो तो भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रिटेंशन मतलब बच्चा स्कूल में रिटेन रहे, स्कूल ऐसा माहौल उनको दे ताकि वो उस स्कूल से तब तक जुड़ा रहे जब तक वो उस स्कूल की पढ़ाई पूरी ना कर ले। फिर क्वालिटी एजुकेशन भी देने का प्रयास है। बच्चों, यदि एजुकेशन का क्वालिटी पुअर होगा तो लर्निंग आउटकम भी पुअर होगा। क्वालिटी एजुकेशन के बाद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स की बात है। बच्चों, हमारे यहाँ फीमेल लिटरेसी मेल लिटरेसी से कम है। अभी हम लोग कारण में नहीं जाएंगे, तो गर्ल्स एजुकेशन पर तो जोर देना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों की स्थापना। देश में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के फ्यूचर के लिए ही देश में नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई। इसमें पढ़ाई के साथ रहना और खाना भी फ्री है। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. इन कोर्सेज में आमतौर पर 12th क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट्स को किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे होता यह है कि जब वे उस खास जॉब के लिए किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें वेब पेज बनाना हो, फोटोग्राफी, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, वेल्डिंग जैसे अनेकों कोर्स होते हैं। समझ गए? अब जब गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो पैसा भी खर्च हो रहा होगा, है ना? देखते हैं। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 crore in the first plan to ₹99,300 crore in 2020-21। देखिए खर्च कितना बढ़ गया। जो खर्च फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ था, वो खर्च 2021 में ₹99,300 करोड़ हो गया। अब इसी एक्सपेंडिचर को यदि हम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो पाएंगे कि यह खर्च 1951-52 में 0.64% था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3.1% हो गया और पिछले कुछ वर्षों से लगभग 3% पर स्थिर है। यदि हम इसे दूसरे देशों से कंपेयर करें तो पाएंगे कि ये बहुत कम है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जब गवर्नमेंट ने इतना किया, पैसे भी खर्च किए, तो कुछ रिजल्ट आया? देखते हैं। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11। लिटरेसी रेट जो 1951 में 18% था, 2010-11 में बढ़कर 74% हो गया। लेकिन आप लोग एक बात नोटिस करेंगे कि लिटरेसी रेट वेरीज अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन्स एंड अक्रॉस ग्रुप्स ऑफ पीपल। Look at the literacy rates of India. You can see that literacy rates among males is nearly 16.6% higher than females. Male literacy फीमेल की तुलना में लगभग 16.6% अधिक है। इसी तरह आपको रूरल अर्बन डिफरेंस भी दिखाई देगा। अर्बन लिटरेसी इज अबाउट 16.1% हायर देन द रूरल एरियाज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी देख लीजिए। एक तरफ केरला जैसे स्टेट्स जो कि यूनिवर्सल लिटरेसी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार जैसे स्टेट्स इस मामले में अभी भी काफ़ी पीछे हैं। 2011 में केरला की लिटरेसी रेट 94% थी, जबकि बिहार की 62%। तो स्टेट वाइज देखिए कितना वेरिएशन है। यही नहीं, यदि हम सोशल ग्रुप्स देखेंगे तो वहाँ भी पाएंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिटरेसी रेट्स काफ़ी कम है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या किया गवर्नमेंट ने। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल के बच्चों के लिए। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कवर किया गया था। आप सभी भी तो इसी ग्रुप में आते हैं। यह एक टाइम बाउंड प्रोग्राम था जो 2010 में ख़त्म हो गया।
इसे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स वही थे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करना। इसमें बैक टू स्कूल कैंप्स की भी बात है। जो बच्चे किसी कारण स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर वापस स्कूल लाने की कोशिश की जाती है। फिर इसमें ब्रिज कोर्सेज की भी बात की गई थी। ब्रिज क्या करती है? दो डिसकनेक्टेड लैंड मास, वो चाहे नदी की वजह से हो या किसी घाटी की वजह से सेपरेटेड हो, उसे जोड़ती है। यही काम ब्रिज कोर्स करती है। मान लो किसी बच्चे ने क्लास 4 में पढ़ाई छोड़ दी, साल भर के बाद मान लो उसे वापस लाया जाता है, तो वो कहाँ बैठेगा? उसके साथ वाले तो नेक्स्ट क्लास में चले गए। तो ऐसे केस में उसे एक छोटा कोर्स कराकर उस गैप को ब्रिज कर दिया जाता है ताकि वो अपने साथ वाले बच्चे के साथ आ जाए। उसके बाद मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया। हम लोग बच्चों को स्कूल में एनरोल तो कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो रिटेंशन की आती है। मिड डे मील इस समस्या से निपटने में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसमें बच्चों को दिन में एक समय का भरपेट भोजन कराया जाता है। इससे कम से कम खाने के लालच में ही स्कूल तो आ जाते हैं, तो इससे उनका अटेंडेंस भी बढ़ जाता है तो ये गवर्नमेंट का एक छोटा सा इंसेंटिव ही, पर इससे एब्सेंटीज्म कम हुआ। और फिर जब पौष्टिक भोजन करेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, और भूखे नहीं रहेंगे तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अब बात करते हैं 12th प्लान की। इसमें हायर एजुकेशन की बात की गई है। इसमें टारगेट ग्रुप 18 टू 23 ईयर्स वाले बच्चे थे। इसमें पहले GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2017-18 तक 25.2% और 2020-21 तक 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। GER क्या होता है आप लोग समझ लें। जैसे हमें एज ब्रैकेट मालूम है 18 टू 23 ईयर्स, इसमें हमारे पास कितने बच्चे हैं? एक एस्टिमेट मान लेते हैं 50,000, पर इसमें एनरोल्ड कितने हैं तो पता चलता है 10,000। इसका मतलब कि रेशियो 1:5 है, मतलब 20% है। समझ गया? इसी रेशियो को बढ़ाने की बात की जा रही है। इसमें भी एक्सेस की बात है, मतलब इस टारगेट ग्रुप के सभी बच्चों की पहुंच में हो हायर एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की बात है, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम की बात है, वोकेशनलाइजेशन की बात है। ये पॉइंट इस ग्रुप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। यही ग्रुप है जो अब जॉब मार्केट की ओर रुख करने वाला है ना? तो वोकेशनल कोर्सेज यहाँ जरूरी हैं। सारा स्किल डेवलपमेंट भी यहीं होना है। देखिए, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ IT भी यही है। इसमें डिस्टेंट एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। होता क्या है, आप कहीं काम करते भी हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। पिछले 50 सालों में आप पाएंगे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो चलिए अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ। बच्चों, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो, बहुत संपत्ति हो, जीवन को सुखी और आरामदायक बनाने के सारे साधन हो, पर यदि वो हेल्दी नहीं है तो सब बेकार है। बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है। हम इस बात को खुद पर देख सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, टीवी देखने का मन नहीं करता है, पढ़ाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, दोस्त भी आ जाते हैं ना तो बात करने का मन नहीं करता है, लगता है बस चुपचाप बेड पर पड़े रहें, है ना? इसी तरह मान लेते हैं एक व्यक्ति कहीं काम करता है एंड ही इज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, ही फॉल्स सिक फ्रीक्वेंटली, सो व्हाट विल हैपन? He will take leave regularly. This will result in loss of productivity. He will not be able to work as efficiently as any other healthy worker. Thus, he will not be able to contribute much to the growth of that organization, isn't it? बच्चों,
एवरी फर्म और कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सभी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना। तो क्या कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को रखना चाहेगी जो किसी हेल्दी व्यक्ति की तरह काम ना कर पाए? नहीं ना। माय डियर स्टूडेंट्स, एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यदि वह हेल्दी होगा तो वह ज़्यादा काम करेगा, अच्छा आउटपुट देगा। बच्चों, हैविंग गुड हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीडिंग ए प्रोडक्टिव लाइफ। ए गुड हेल्थ helps a person serve better. The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को उसका हेल्थ उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने में और बीमारी से लड़ने में ताकत देता है। और एक बात नोट कर लें, यदि पोटेंशियल को आउटपुट में बदलना है तो हेल्दी रहना जरूरी है। इसीलिए पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना किसी भी देश की प्रायोरिटी होती है। आइए देखते हैं हेल्थ को लेकर हमारी नेशनल पॉलिसी क्या कहती है। आवर नेशनल पॉलिसी एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस with a special focus on the underprivileged segment of population. हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना है। यही नहीं, फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विस की पहुंच में भी सुधार करना है। और ख़ास ध्यान किसका रखना है? अंडर प्रिविलेज सेक्शन का। किनका? हमारे समाज के जो वंचित वर्ग हैं ना, उनका। ऐसा क्यों? बच्चों, बीमार पड़ने पर संपन्न लोग तो अपना इलाज करा ही लेते हैं, पर बीमारी में इन अंडर प्रिविलेज लोगों की हालत खराब हो जाती है। और खासकर जब मामला सीरियस हो, मान लो कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो, तब। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इनका विशेष ध्यान रखने की बात करती है। समझ गए? अब जब यहाँ हेल्थ केयर सर्विस देने की बात हो रही है तो उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। आखिर बीमार व्यक्ति इलाज के लिए कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो बच्चों, बीते 5 डिकेड्स में हमारे देश ने एक बड़ा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसे आप हर सेक्टर में पाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी पाएंगे। अब देखते हैं, जब गवर्नमेंट इतना कुछ किया है तो इससे कुछ फर्क पड़ा या नहीं। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? The estimated number of years an average person is expected to survive. So what is the status of life expectancy? Let us see. The measures adopted by our government has increased the life expectancy to over 69.4 years in 2016. Life expectancy बढ़कर कितना हो गया है? 69.4 years. Second, IMR. This IMR has come down from 147 in 1951 to 36 in 2020. देखिए कितना घट गया है। इसी तरह बर्थ रेट 2018 में घटकर 20 और डेथ रेट भी 2018 में घटकर 6.2 हो गया है। बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि और इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, ये दोनों देश के फ्यूचर प्रोग्रेस को एसेस करने में बहुत यूज़फुल होते हैं। आइए अब ज़रा प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस देने की पूरी कोशिश कर रही है, फिर भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में केवल 542 मेडिकल कॉलेजेस और 313 डेंटल कॉलेजेस हैं जो कम लगते हैं। इनमें से भी 4 स्टेट ही ऐसे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। तो ये थे प्रॉब्लम्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द हाउस ऑफ सकल हिमसेल्फ। हम लोगों ने देखा कि सकल की माँ शीला घर का काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और फिर खेत में अपने हस्बैंड बूटा चौधरी की मदद भी करती थी।
शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने कूदने और घूमने में बिताते थे। तो आप लोग ये बताइए कि इसमें हम लोग किसे किसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे, शीला को या जीतू को या सीतू को। चलिए बुक देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब्स। और हम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स को वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं। जो 15 ईयर्स से कम होते हैं या 59 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन मानते हैं। तो इस तरह सीतू और गीतू तो चूंकि छोटे बच्चे हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ गए, इसीलिए उन्हें अनएम्प्लॉयड तो कहा ही नहीं जा सकता। और इधर शकल की माँ शीला घर के काम में व्यस्त रहती है और वो बाहर का काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता है ना। तो किसी को अनएम्प्लॉयड कहने से पहले उनका एज भी देखना है और विलिंगनेस टू वर्क भी देखना है, ठीक है बच्चों। जहाँ तक हमारे देश की बात है, रूरल एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्बन एरियाज में भी, हालांकि दोनों का नेचर अलग अलग है। रूरल एरियाज में आमतौर पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड। अब एक एक कर इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब यहाँ आपको सालों भर काम नहीं मिलता है। ऐसा खासकर उनके साथ होता है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्रीकल्चर में बच्चों एक पीक सीजन होता है और दूसरा लीन सीजन होता है। पीक सीजन मतलब जब काम खूब रहता है, जैसे सोइंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय, थ्रेशिंग के समय। पीक सीजन में तो कभी कभी शॉर्टेज ऑफ लेबर भी हो जाता है। वहीं इन सब कामों के बीच में आप पाएंगे कि कोई काम नहीं होता, कोई काम होता ही नहीं है। यही लीन सीजन है। इस समय सब बैठ जाते हैं। समझ गए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा लगता है कि लोगों को काम है, वे काम कर रहे हैं, दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। ऐसा आमतौर पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े परिवारों में ही पाया जाता है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं किसी परिवार के पास एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है। इस परिवार में 8 मेंबर हैं। उस प्लॉट में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां कितने लोग लगे हुए हैं? 8। मतलब कि 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। यदि उन 3 को वहां से हटा भी लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब 8 लोग काम करते हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है और जब 5 लोग करते हैं तो भी उतना ही। तो ऐसी स्थिति में हम उन 3 लोगों को डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड कहेंगे। समझ गए? चलिए अब समझते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट खासकर अर्बन एरियाज में देखी जाती है। आप देखेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, पर जॉब ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जॉब्स की वैकेंसी निकलती है। आप ये खबर भी पढ़ते होंगे कि वैकेंसी तो थोड़ी होती है पर एप्लीकेंट लाखों में होते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जॉब के लिए कंपटीशन कितना टफ है ना। बच्चों, एक स्टडी बताती है कि मैट्रिक की तुलना में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ी है। ऐसी बात भी सामने आई है कि किसी कैटेगरी में तो सरप्लस मैन पावर है, मतलब जरूरत से ज़्यादा है, और दूसरे कैटेगरी में शॉर्टेज है। एक तरफ तो हमारे पास जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं वे काम की तलाश में घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, और ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल चाहिए उसकी कमी है। तो क्या आपको यह एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन नहीं लगती? खैर चलिए, आइए अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से
क्या नुकसान होता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि उन्हें एक दिन अच्छा जॉब मिलेगा और उनका जीवन संवर जाएगा, पर इतनी पढ़ाई करके भी यदि वो बेकार बैठा है तो वो वेस्टेज ही हुआ ना मैन पावर का। देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। जब हमारे नौजवान जॉब ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे तो क्या होगा? जिसे परिवार का सहारा बनना चाहिए था वो खुद लाचार है, वो अपने परिवार को पैसे से मदद नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो खुद को असहाय महसूस करने लगता है और उसमें निराशा की भावना भी जागने लगती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक वर्कलोड। द डिपेंडेंस ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। ये इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ा देती है। जो 15 से 59 के बीच के लोग हैं जिनको काम करना चाहिए मगर उनके पास काम ही नहीं है, तो क्या होगा? मान लीजिए कि किसी फैमिली में वर्किंग एज के 3 लोग हैं मगर काम सिर्फ एक के पास है, तो क्या वे दोनों अनएम्प्लॉयड उस वर्किंग मेंबर पर डिपेंडेंट नहीं हो गए? उस पर बोझ नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। जॉब नहीं होगा तो कोई भी फैमिली केवल सबसिस्टेंस लेवल पर ही रहेगी ना। बस किसी तरह वे लोग अपना जीवन बसर करेंगे, न अच्छा पहन पाएंगे न खा पाएंगे। अच्छा नहीं खाएंगे तो उनके हेल्थ में भी बुरा असर पड़ेगा। यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो घर में तो उसकी पढ़ाई छूट भी सकती है, इसकी संभावना तो रहेगी ना। Hence, unemployment has a detrimental impact on the overall growth of an economy. Detrimental means हानिकारक। मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह उस रिसोर्स को बर्बाद कर देता है जिसे गेनफुली हम एम्प्लॉय कर सकते थे, और यदि हम उन लोगों को रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सके तो नेचुरली वे हमारी इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी तो बन ही रहे हैं ना, जबकि हमारा लक्ष्य उस पॉपुलेशन को एसेट बनाना था। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, मतलब यहाँ बहुत कम लोग बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ कम इनकम और प्रोडक्टिविटी वालों को भी एम्प्लॉयड काउंट किया जाता है। दरअसल हो ये रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, पर चूंकि काम नहीं मिल रहा होता है और वो बेकार बैठना भी नहीं चाहते हैं, तो जैसा भी काम मिल रहा होता है उसे करना स्वीकार कर लेते हैं। वे जो काम कर रहे हैं वे बाय चॉइस नहीं है, वो काम बाय कंपल्शन है। अब चूंकि वो काम उसके पोटेंशियल से, योग्यता से मेल नहीं खाता है, इसीलिए उस काम को करने में मन भी नहीं लगता, पर करना मजबूरी है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। तो देखा जाए तो वो एम्प्लॉयड नहीं है। बुक में लिखा है ना, दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। इसके बाद आप प्राइमरी सेक्टर को देखिए। पूरा परिवार खेत में लगा हुआ रहता है जबकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कितने एम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज है ना। यही एक्स्ट्रा लोग जो काम की तलाश में शहर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। यही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, या यूं कहिए इसी में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। पर हमें तो ये पता है कि यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दरअसल इसी के लोग जो सरप्लस होते हैं ना, वही सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट करते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वे सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग हैं। और टर्शियरी सेक्टर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। देश के जीडीपी में उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस सेक्टर में आजकल बहुत से नए सर्विस आ गए हैं, जैसे बायोटेक और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अभी इसी सेक्टर में ग्रोथ होने की सबसे ज़्यादा संभावना है।
तो बच्चों, इसके साथ हमारा रिवीजन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।